सेल्फ डाउट सभी को होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सेल्फ डाउट किस चीज़ को लेकर, मुझे अपने करियर को लेकर सेल्फ डाउट है, अपने अपीयरेंस को लेकर सेल्फ डाउट है, या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सेल्फ डाउट है, अपनी सोशल लाइफ को लेकर सेल्फ डाउट है, ठीक है, या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो भी एक सेल्फ डाउट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डाउट आता कहाँ से है? इसके दो ही सोर्स है, सेल्फ डाउट के दो सोर्स है। एक तो आपने अपने आप को किसी सिचुएशन में डाला, वो काम करने की कोशिश की और वो आपसे नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसको कहते हैं सेल्फ एक्सपीरियंस्ड सेल्फ डाउट। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्फ डाउट? आपने अपने आप को किसी सिचुएशन में डाला, कोई काम करने की कोशिश की और वो काम आपसे नहीं हो पाया, तो अब आपने अपने आप से एक डाउट क्रिएट किया कि ये काम मुझसे नहीं होता, ठीक है। दूसरा, किसी और ने आपको कहा तुझसे ये नहीं हो पाएगा, तू ये नहीं कर सकता, है ना, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसा ही है, तेरा तो भरोसा ही नहीं है, तू तो रहने ही दे। ये कोई और दे रहा है, सेल्फ डाउट आपको दे रहा है कोई लाकर, और अब आप भी उसको बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हो, है ना, चल कुछ तो दिया तूने। और उसका देखो डाउट उसको था ना, आपके बारे में उसको डाउट था, तो वो उसका डाउट है, वो आपका कैसे हो गया? लेकिन जब वो लेकर आता है कि देख मेरे को लगता है ना तेरे को ये नहीं आता, तू तो ऐसे ही दिखता है, तू तो गांव से है, अरे तू तो मराठी मीडियम से पढ़ा है, तू तो जिला परिषद का है, तेरा कुछ नहीं होगा, तो ये उसका डाउट है, आप उसको क्यों एंटरटेन कर रहे हो? लेकिन हम क्या करते हैं, उसने लाके दिया डाउट और आप उसको बड़े, है ना, इज्जत से एक्सेप्ट भी करते हो और दिन रात लेके घूमते हो साथ में। उसका था भाई ये, उसको वही बोलना था ये तेरा डाउट है, मेरा नहीं है, आई एम क्लियर अबाउट माई सेल्फ। कर सकते थे ना, ठीक है। तो ये तो दूसरा वाला तो बड़ा ही फालतू टाइप का डाउट है कि डाउट उसको है और वो आपको दे रहा है, तो उसको वही क्लियर करना भाई तेरा डाउट है, आई एम क्लियर अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। हाँ, पहला वाला कि आपने कोई काम करने की कोशिश की, आपसे नहीं हुआ, तब आपको ये डाउट आया कि मेरे से ये होगा या नहीं होगा। तो याद रखिए, हर काम करने के बाद अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं। आपने कोई काम एक बार में किया और वो आपसे नहीं हुआ, हो सकता है वो टाइम सही नहीं था वो काम करने का, वो लोकेशन सही नहीं था वो काम करने का, हो सकता है उस टाइम आपके पास जितनी नॉलेज, जितने रिसोर्सेस होने चाहिए थे वो काम करने के लिए, वो उस वक्त नहीं थे। अब दूसरी बार फिर करो वही काम, यानी जिस काम के बारे में आपको सेल्फ डाउट है कि ये मुझसे नहीं होता है, अब वही काम आप क्या करो, दूसरी बार करो। अब हो सकता है लोकेशन चेंज करो, टाइमिंग चेंज करो और कुछ एडिशनल रिसोर्सेज के साथ वो काम करने की कोशिश करो। मैं चैलेंज से कहता हूँ, पहले के मुताबिक अब इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। गया सेल्फ डाउट, अब तीसरी बार फिर टाइम चेंज करो, लोकेशन चेंज करो, लोग चेंज करो, फिर वही काम करने की कोशिश करो। आप देखो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैं तो कर सकता हूँ। तो यह प्रॉब्लम क्या है पता है, टाइमिंग का प्रॉब्लम है कि एक काम आपने एक बार करने की कोशिश की, हो सकता है वो टाइमिंग सुटेबल नहीं थी, हो सकता है जिसके साथ किया वो व्यक्ति सुटेबल नहीं था, वो इंटरेस्टेड ही नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपको अपनी इंग्लिश चेक करनी है। अब एक व्यक्ति के पास और उससे आपने इंग्लिश में बात करना शुरू किया, आपने कहा हेलो हाउ आर यू, आई थिंक यू आर न्यू इन द कॉलेज। अब वो घर से मार खा के आया हुआ है, वो घर से मार खा के आया हुआ है, तो वो आपकी इंग्लिश में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन अब उसने क्या किया, उसने आपको कहा बंद कर, फालतू इंग्लिश बोलता है। अब देखिए प्रॉब्लम उसका था, लेकिन आपने क्या किया, सेल्फ डाउट क्रिएट किया कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं। तो यहाँ पे तीनों चीजें रॉन्ग थी। एक तो वो व्यक्ति रॉन्ग था, वो टाइमिंग रॉन्ग थी, वो लोकेशन रॉन्ग था। अब इसी को, यही काम को अब कहीं और अप्लाई करो। अब एक नया व्यक्ति पकड़ो, एक नई टाइमिंग लो,
एक नए लोकेशन पे वही काम करने की कोशिश करो। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ आपको बेटर रिजल्ट आएंगे। है, हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम ये हो रहा है, वी आर क्रिएटिंग सेल्फ डाउट बिकॉज एक काम हम सिर्फ एक बार करके सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को मौका नहीं देते हम। तो अपने आप को मौका दो। जिस चीज़ में भी आपको डाउट है, जो भी काम करने में आपको डाउट है, तो अपने आप को कम से कम 2-3 मौके दो। उसके बाद नतीजे पे पहुंचो कि हाँ ये मुझसे नहीं होता है। हम पहली बार में अपने आप को डिसाइड कर रहे हैं मैं ऐसे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड सेल्फ डाउट। और कोई डाउट? डिस्करेज। डिस्करेज का भी वही मामला है ना। डिस्करेज, आप किसी सिचुएशन में डिस्करेज होते हो, ठीक है, क्योंकि आपसे कोई काम नहीं हो पाया, ठीक है। तो उस काम को जब तक आप 4-5 बार ना कर लो, तब तक अपने आप को सर्टिफिकेट मत दो कि मैं ऐसे हूँ। हम क्या करें मालूम, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम अपने आप को सर्टिफाई कर दे रहे मुझसे नहीं होगा। जब तक आप वो काम बार बार नहीं करते हो, कम से कम 4-5 बार करो, और हर बार अगर एक जैसा रिजल्ट आ रहा है, तब आपको सोचने की जरूरत है कि हाँ यार ये काम मेरे बस का है या नहीं, ठीक है। तो डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्करेज, देखिए, ऑल द टाइम व्हेन यू विल ट्राई, यू विल इंप्रूव योरसेल्फ लिटिल मोर। कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा ना, तो फिर डिस्करेज होने की तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अगेन, कंसिस्टेंसी से काम नहीं होता है। मैंने कहा ना, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम यहाँ एक ही है, या तो जो काम आप कर रहे हो ना उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, या वो काम करने का क्या बेनिफिट होगा वो क्लियर नहीं, तभी कंसिस्टेंसी नहीं आती है। कंसिस्टेंसी तभी आती है कि तब मुझे उसमें इंटरेस्ट है और वो करने का मुझे फ़ायदा पता हो, तभी मैं वो करता हूँ, ठीक है। जैसा कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन रहते हैं पता है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बड़े कंसिस्टेंट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमारा चांद है ना, चंद्रयान गया, हो सकता है साइंटिस्ट ने पहले कई बार भेजने की कोशिश की हो, फेल हो गया, ठीक है, तो उन्होंने बंद कर दिया क्या भेजना बंद कर दिया? नहीं बंद किया। क्यों नहीं बंद किया पता है? क्योंकि उनको एक बात क्लियर थी, अगर सक्सेसफुल हो गया ना उसके बड़े फायदे, सक्सेसफुल होगा ना तो उसके बड़े फायदे हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन रही, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम, हमारे गोल अचीव करने के बेनिफिट हमको क्लियर नहीं, इसलिए हम उस काम पे फोकस नहीं कर रहे और उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह रहे, ठीक है। अगेन सर, कंसिस्टेंट रहना है, वो गोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके वैल्यूज भी पता है, लेकिन स्टिल आजू बाजू की कंडीशंस कभी ऐसे रहते, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ कॉलेज प्रॉब्लम्स आ गए, एकेडमिक इश्यूज आ गए, कि वो गोल चाहते हुए भी उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे ये काम 6 महीने में करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ इशू आ सकते हैं, तो अपने गोल को एक्सटेंड करो। अब ठीक है 6 महीने नहीं, 8 महीने से, 8 महीने नहीं, 1 साल सही, यानी अब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ ना। हम क्या कर रहे हैं कि मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, बहुत कॉन्सेंट्रेट हूँ, और अचानक उसको भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने आप को समझाओ कि ये थोड़ा सा ब्रेक है, उसके बाद कंटिन्यू करो। हम क्या कर रहे हैं, उसको गिव अप कर रहे हैं, गिव अप, सो डोंट गिव अप, ठीक है। थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो ना, जैसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छी स्टडी कर रहा है और उसे घर में कोई बीमार पड़ गया, अब उसके लिए उसको हॉस्पिटल में जा के बैठना पड़ रहा है, तो वो कॉलेज भी नहीं आ रहा है, अब वो स्टडी भी नहीं उसकी हो रही है, ठीक है। तो उसको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ठीक है मैं ये सेमेस्टर फेल हो गया, अगला सेमेस्टर, यानी कौन सा मैं जॉब डिग्री लेते जॉब खड़ी है मेरे लिए, यानी डिग्री लेने के बाद हो सकता है 1 साल और वेट करना पड़ सकता है, 2 साल वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, बट मैं टारगेट तो नहीं छोड़ूंगा। हो क्या रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं पूरी पढ़ाई छोड़ के चला मैं अपने फैमिली बिजनेस में। तो कंसिस्टेंसी में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, ठीक है। अगेन रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क कैलकुलेटिव होना चाहिए, है ना। रिस्क देखिए, एक्चुअली रिस्क हम क्यों नहीं लेते, हमारे कैलकुलेशन नहीं बैठते, वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट कि ये रिस्क लेने से क्या फायदा होगा और कितना नुकसान होगा, है ना।
अच्छा, अब रिस्क, क्या मैं अकेले रिस्क ले लूं या मैं किसी और को भी इन्वॉल्व कर सकता हूं? तो अगर किसी और को इन्वॉल्व कर सकते हो तो इन्वॉल्व करो, वो रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, या हो क्या रहा है मालूम, मेरे माइंड में एक बात चल रही है और मैं ही परेशान हूं उसको ले लेकर, किसी से डिस्कस कर लो। देखो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो रिस्क लेना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क। हाँ, कैलकुलेटिव, कि जिसमें फ़ायदा तो है, नुकसान कम है, थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। ठीक है, यस, अगेन ओवर थिंकिंग। डू यू थिंक ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम? खाली रहते तब ओवर थिंकिंग आती है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है क्या? सी, आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। देखो, जिसको थिंकिंग आ रही है ये उसके लिए एडवांटेज है, यानी थिंकिंग आना एडवांटेज है। यानी जो इंसान अगर सोच समझ सकता है, खुद से सोच सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी है। ठीक है, अब अगर वो एबिलिटी थोड़ी बढ़ती है तो प्रॉब्लम है क्या? तो प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं है, लैकिंग टू चैनलाइज थिंकिंग इज प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज करना, उस थिंकिंग को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाना, उस थिंकिंग को चैनलाइज नहीं कर पाना, उस थिंकिंग को डायरेक्शन ना दे पाना, ये प्रॉब्लम है। तो ओवर थिंकिंग, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने साइंटिस्ट होते हैं ना, सारे ओवर थिंकर होते हैं, है नहीं? साइंटिस्ट ओवर थिंकर होते ही नहीं होते। अरे कितने ओवर थिंकर होते हैं, वो दिन रात उठते बैठते बस वो एक 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 चीज बनाने में लगे होते हैं, बस ध्यान नहीं होता है उनका। ठीक है, मुझे बताओ, जैसा कि एरोप्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ने, ठीक है, ऐसे हुआ होगा कि आज रात को सोचा यार कुछ बनाते और कल बना, ऐसे हुआ होगा। थॉमस एडिसन, आज उसको लगा यार यहाँ बहुत अंधेरा है, कल मैं बल्ब लेके आता हूँ, और कल बल्ब लेकर आया। ऐसा हुआ होगा क्या? यानी सोचो कितनी ओवर थिंकिंग हुई होगी उनकी, ये नहीं हो, वो नहीं हो, ऐसा कर दिया तो, ऐसे कर दिया तो, ऐसे करने से क्या होगा? ठीक है, लेकिन हमारे में उनमें प्रॉब्लम ये, डिफरेंस ये है कि उन्होंने अपनी ओवर थिंकिंग को डायरेक्शन दिया, हम डायरेक्शन नहीं देते, हमारी थिंकिंग ऐसे गोल गोल घूम रही है वही। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा ओवर थिंकिंग के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर द थिंग्स कम टू योर माइंड, पुट इट ऑन पेपर। एक डायरी कैरी करो अपने साथ, जब भी किसी चीज़ के बारे में सोच आती है उसको पेपर पे उतार दो। देखिए, अब आपका खुद जो है ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको खुद कहता है तूने लिख लिया, अब क्यों सोच रही है? देखिए, हमारा जो माइंड है ना, हमको लगता है कि हम हर काम जो करते हैं ना सोच समझ के करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड है। और हमारी थिंकिंग प्रोसेस में अनकॉन्शियस का बड़ा काम है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा बुक्स वगैरह, द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, तो वो क्या कहता है पता है आपको? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डिफरेंस क्या समझो पहले आप। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो रिपोर्टिंग के काम करता है, सिर्फ रिपोर्ट करता है, ऐसे हुआ। सी व्हाट कॉन्शियस माइंड डज? कॉन्शियस माइंड ओनली रिपोर्ट्स, ऐसे हुआ। आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है कि अब क्या करना है। सो कॉन्शियस माइंड इज अ रिपोर्टर एंड सबकॉन्शियस माइंड इज अ डिसीजन मेकर। तो डिसीजन कौन ले रहा है? सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है। तो हम क्या करते हैं बताए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली फॉर्म हुआ है, हमने उसको खुद से फॉर्म नहीं किया है। तो करना ये पड़ेगा, आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ओवर थिंकिंग में क्या होता है, जब आप जैसे आपने कुछ चीज़ देखी, अब वो बात आपके दिमाग में घूमती रहती है, बहुत घूमती रहती है। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, और ऐसा कर दूँ क्या? नहीं, ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा करने से उसने देख लिया तो फिर वो क्या बोलेगा, ये क्या करेगा। तो अपने आप को ब्रेक दो, वेट, राइट डाउन। ये थॉट मेरे माइंड में आई, ये थॉट आने से ऐसा हो सकता है,
ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया तो ऐसा कर दूंगी, और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कर दूंगी। पेपर पे लिख दो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद आपको कहता है तूने लिख लिया, आप चिंता किस बात की। तो करना क्या है, पुट योर थॉट्स ऑन अ पेपर। कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग से जो स्ट्रेस आता है वो प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग भी नहीं है। ओवर थिंकिंग जो स्ट्रेस क्रिएट करता है ना वो प्रॉब्लम है, तो उसको पेपर पे उतार दो, ठीक है। अगेन एग्रेसिवनेस, ठीक है। चलिए सो अब हम क्या करते हैं, 5 चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक है। 5 चीज़ें, ठीक है। सो यू नीड टू मेंटेन दिस 5 थिंग्स इन योर लाइफ, यू शुड मेंटेन दिस 5 थिंग्स, ठीक है। अगर ये 5 चीज़ें आप मेंटेन करते हो तो आपकी लाइफ बड़ी बैलेंस है। सबसे पहले योर हेल्थ, ठीक है। अगर हेल्थ आपकी ठीक है सो यू कैन एंजॉय एवरीथिंग, you can achieve many goals if your health is good, ठीक है। सेकेंड, माइंड मतलब आप सोचना कैसे है, ठीक है, जिसको आमतौर से आप पॉजिटिव थिंकिंग कहते हो, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपकी है तो आप गोल अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सेकेंड यू शुड टेक केयर ऑफ योर माइंड, कि मेरा माइंड कैसे है, ज़्यादातर क्या सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है, ठीक है। सेल्फ डाउट क्रिएट करता है या सेल्फ अप्रेजल देता है, ठीक है। सेकंड, माइंड। थर्ड, योर इमोशंस। जैसे आपने कहा ना एग्रेसिवनेस, तो एग्रेसिवनेस कहाँ से आता है, इमोशन से आता है, ठीक है। अब पहले तो आप समझ लो कि इमोशन की इंपॉर्टेंस क्या है। थिंकिंग और बिहेवियर के बीच में है इमोशन। लिसन वेरी केयरफुली, आपके थिंकिंग और आपके एक्शन के बीच में इमोशन है, ठीक है। हर बार जो आप सोचते हो वो नहीं करते, ऐसे हुआ क्या, आपने जो जो सोचा वो सब किया नहीं, तो जब सोच लिया तो किया क्यों नहीं, किसने रोका, इमोशंस रोकता है। यानी अगर मैं रेशो बताऊं तो आप दिन भर में से कम 100 चीज़ें अगर सोचते होंगे ना तो 10 ही करते, तो आपको रोक कौन रहा है, आपके इमोशंस आपको रोकते हैं। तो यहाँ पे इमोशंस को आपको चेक करना होगा कि कब किस सिचुएशन में मेरे कौन से इमोशंस आने चाहिए, ठीक है। और देखिए इमोशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इमोशंस इज लाइक फ्यूल। जिस तरह हमारी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन दौड़ रहा है, इमोशन भी दौड़ रहा है, कंटिन्यूसली इमोशंस में है हम, और इमोशंस बदलते रहते, हम कॉन्स्टेंटली एक इमोशन में नहीं रहते। थोड़ी देर के लिए हम हैप्पी है, एक्साइटेड है, फिर थोड़ी देर के बाद हम डर में आ जाते हैं, फिर डर में आने के बाद फिर गुस्से में आ जाते हैं, फिर गुस्से आने के बाद फिर थोड़ा सेटिस्फाई होते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर डर आता है, फिर गुस्सा आता है, फिर एंजाइटी आती है, फिर नर्वसनेस आता है, फिर वो टाइम निकल गया, फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हैप्पीनेस आता है, फिर एक्साइटमेंट आ रहा है, हो रहा है ऐसे, है ना। यही लूप चल रहा है। अब हम एक्शन कब लेते हैं, हाँ अब एक्शन कब लेते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने अपने थॉट्स में डिसाइड किया ऐसे करना है, लेकिन वो मैं करता कब हूं पता है, जब मेरी इमोशन की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है तब मैं वो काम करता हूं, वरना नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पे आपको किसी को लेकर गुस्सा बहुत है, बहुत दिनों से गुस्सा है ना, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे ऐसा, वैसे आप नॉर्मल हो, इधर देख रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, जैसे उसको देखा, तो यहाँ अभी इमोशन एंग्री है, लेकिन इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि उसको मार दोगे आप। देखिए ना, आपका मन कर रहा है मारने को उसको, लेकिन मारते नहीं हो आप। मारते का वो पता है, अब उसने कुछ किया तो अब क्या होती है, अब इंटेंसिटी हाई होती है,
जब इंटेंसिटी हाई होती है तब एक्शन आता है, जब तक इंटेंसिटी हाई नहीं होगी तब तक एक्शन नहीं आएगा। वो सिर्फ थॉट नहीं रहेगा, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दूंगा, अब उसने ऐसा किया तो ऐसा कर दूंगा, एक्शन नहीं आती। एक्शन कब आती है? जब वो इमोशन की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तब एक्शन। जैसे मिसाल के तौर पे सबको पता है ना, सबको पता है कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल सबको पता है आवारा कुत्तों से बचना चाहिए, सबको पता है ना, वो खुजली वाला कुत्ता है ना, वो एकदम ऐसा अजीब सा दिखने वाला कुत्ता, उससे बचना चाहिए। ये सिर्फ एक थॉट है, क्या ये थॉट है, ठीक है। उससे डर के भागते कब मालूम? जब वो भौंकता है, जब वो भौंकता है, यानी अभी सबको आइडिया है ऐसे कुत्तों से बचना चाहिए, तो ये सिर्फ थॉट है, थॉट है, ठीक है। लेकिन जब वो भौंकता है तो ये जो इमोशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब वो इमोशन बढ़ती है तब हम उस इमोशन के मुताबिक एक्शन करते हैं, हम भागते हैं। तो एक्शन कब आया? जब इमोशंस हाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सबको पता है पास होना अच्छी बात है ना, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते कि नहीं होते, ठीक है। ज़्यादा खुशी कब होती है मालूम? कि जब अपने पास होने के चांसेस नहीं थे और आप पास हो गए। तो इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी बढ़ जाती है, अरे यार अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और अब जो एक्शन होती है ना वो एक्शन भी अनबिलीवेबल होती है, या तो वो नाच रहा है, कूद रहा है ना, सबको खाना खिला रहा है, पार्टी दे रहा है, चाय पिला रहा है। ये उसका बिहेवियर कब आया? जब अनएक्सपेक्टेड इमोशंस आए, तब अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आए, ठीक है। तो आपका बिहेवियर आपका इमोशन कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा अगर इमोशन बहुत लेस इंटेंस है तो उसके हिसाब से एक्शन नहीं आता। एक्शन कभी भी हाई इंटेंस इमोशन के हिसाब से आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में अगर पापा डांटते हैं, पापा जब डांटते हैं तो कब डांटते हैं? जब बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है। वरना उनका दिन भर से चल रहा है ना, पढ़ता नहीं है, कॉलेज भी नहीं जा रहा है ना, दुकान पे बैठ कर तो दुकान पे भी नहीं बैठ रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, वो इतना ही अभी इतना 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 चल रहा है। अब एक दिन आप दिख गए सामने और आपने कुछ ऐसा कर दिया जो उनको पसंद नहीं है, अब क्या होता है? अब इमोशन की इंटेंसिटी हाई, और जब इमोशन की इंटेंसिटी हाई होगी अब आएगा इरिटेशन, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस, ठीक है। अब इमोशन का करेंगे क्या? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिस सिचुएशन में जो इमोशन आने हैं वो आके रहेंगे, आप दूसरे इमोशन नहीं ला सकते। जैसे कोई फेल हो गया है ना और उदास बैठा है, और आप उसको जाके बोल रहे हैं क्या उदास बैठा है, चल एंजॉय करते, वो भी बोला है चल एंजॉय, ऐसे होगा? ऐसे नहीं होगा। यानी अगर वो फेल हुआ है और वो अगर उदास है तो उदास ही रहेगा, भले वो आपके साथ चलेगा फिरेगा घूमेगा खाएगा पिएगा, लेकिन अंदर से उदास ही रहेगा। तो इसका मतलब इमोशन एकदम ऐसा फ्लिप नहीं होंगे, एकदम सैडनेस से हैप्पीनेस नहीं हो जाएगी, एकदम फियर से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, इमोशन कंट्रोल नहीं होंगे। कंट्रोल, हम ये सबसे ज़्यादा डायलॉग यूज करते हैं, कंट्रोल होता है कंट्रोल। इमोशन कंट्रोल नहीं होते, और अगर इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये इमोशन बॉडी डैमेज कर देंगे। आपको पता है ऑलमोस्ट 83% डिसीजेस आर ड्यू टू स्ट्रेस, यानी ऐसी बीमारी जो एक्सीडेंटल नहीं है लेकिन बीमारी है। जो है ना, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है ना, हार्ट की डिसीजेस है, एकदम से पैरालाइज आ गया, ठीक है, किसी के पसीने छूट गए, किसी का हमेशा सर दुखता रहता है। यानी ऐसी डिसीज जो एक्सीडेंटल नहीं है उसमें सबसे ज़्यादा हाथ होता है स्ट्रेस का। कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो स्ट्रेस कब बढ़ता है? जब आप इमोशन को दबाने की कोशिश करते हो, जैसे आपको किसी सिचुएशन में बहुत अपसेट हुआ
आपको सेटबैक हुआ है और आप वो किसी से शेयर ही नहीं करते, तो आप क्या कर रहे हो, उस इमोशन को दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इमोशन क्या करेगा, आपकी बॉडी डैमेज कर देगा। ठीक है, तो ये दो काम नहीं होंगे इमोशन से, ना इमोशन ऐसे फ्लिप होगा और ना ही इमोशन सप्रेस होगा। इमोशन सिर्फ न्यूट्रलाइज होगा, रेगुलाइज होगा। यदि ऐसा रेगुलेटर होता है ना आपका, इंटेंसिटी कम ज़्यादा होगी बस, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया अब थोड़ा कम आएगा, लेकिन गुस्सा ही आएगा। बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए अब थोड़ा कम अपसेट होगा, लेकिन अपसेट ही हो गए आप, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टूड इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशंस। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर, चौथी चीज है बिहेवियर। ठीक है, देखिए हाउ डू वी जज द पर्सनालिटी, थ्रू बिहेवियर। बट कौन सा बिहेवियर, किसी ने कोई काम एक बार किया तो उसके बिना पर हम उसकी पर्सनालिटी को जज नहीं करते। रिपीटेड बिहेवियर, जब एक इंसान एक जैसा बिहेवियर बार बार करता है, देन वी जज दैट पर्सन एंड देन वी कॉल अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी। और तब हम कहते हैं कि ये ऐसा है और ये ऐसा है। किसी को एक बार एक काम करने के बिना पर हम उसको जज नहीं कर सकते। जब वो एक ही काम बार बार करता है तब हम कहते हैं ये ऐसा है। ठीक है, तो पर्सनालिटी कहाँ से बन रही है, रिपीटेड एक्शन। जो आपकी रिपीटेड एक्शन होती है वो आपकी पर्सनालिटी होती है। ठीक है, चलिए पांचवी चीज एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड। अब एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आमतौर से हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, जबकि एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, आइदर एटीट्यूड इज राइट और रॉन्ग, या तो एटीट्यूड राइट है या तो रॉन्ग है। नाउ व्हाट इज राइट एटीट्यूड? यस, लिसन केयरफुली। व्हाट इज राइट एटीट्यूड? जब जिस वक्त जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए, दिस इज राइट एटीट्यूड। व्हाट इज रॉन्ग एटीट्यूड? कि जब जो काम होना चाहिए और आप वो नहीं कर रहे हो, रॉन्ग एटीट्यूड। यानी राइट एटीट्यूड ये नहीं कि आप दिन रात जो है ना स्माइलिंग फेस लेके घूम रहे हो, किसी ने आपको गाली भी दी तो स्माइलिंग फेस है, किसी ने आपको मारा भी तो आपका स्माइलिंग फेस है। नहीं, जब जहां जैसा बिहेव करने की जरूरत है वहां वैसा बिहेव अगर आप करते हो, सो इट इज अ राइट एटीट्यूड। ठीक है, हमेशा मैं कह रहा हूँ ना कि स्माइलिंग फेस बनकर घूमना है। ठीक है, आपका दोस्त कह रहा है चल कैंटीन आते हैं और यहाँ लेक्चर शुरू हो रहा है, आप दोस्त को ना नहीं कह सकते, बोलना पड़ेगा ना। जो बोला भाई तू जा, मैं क्लास में जा रहा हूँ, दिस इज राइट एटीट्यूड। उसके लिए रॉन्ग हो सकता है, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, बहुत पढ़ा लिखा, उसके लिए रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपके लिए क्या है वो राइट है। ठीक है, यानी क्लास में बैठे हो आप और लेक्चर चल रहा है और आप पीछे कुछ कर रहे हो, ठीक है, या आपका फ्रेंड कुछ कर रहा है और आप उसको बोले रखना रख, और वो कह रहा है क्या डरपोक है, होता है ना ऐसे, क्या डरपोक है, तो फिर आपको बड़ा एकदम इमोशनल हो जाते हो, मैं थोड़ी डरपोक, देख मैं भी खेलता हूँ। तो ये रॉन्ग एटीट्यूड। आपको पता चलना चाहिए अब इस वक्त मेरे लिए क्या जरूरी है, अगर आप वो करते हो तो वो राइट एटीट्यूड। ठीक है, सो दीज आर द 5 थिंग्स वी हैव डिस्कस। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरव्यूज। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू की प्रैक्टिस हमको ज़्यादा करनी है। ये पास में कुछ पूछना है तो पूछ लो, हेल्थ, माइंड, इमोशन, बिहेवियर एंड एटीट्यूड।